हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ रखा था, हमने समझाया था क्या बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। अब हम वहां से आगे की बात करते हैं बच्चों। स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, और एक बात कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बच्चों। इस टॉपिक को आप मेरे साथ साथ नोट करते जाएं। केवल 4 टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में, आप इसको ध्यान से सुनें। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इफ ए लिक्विड, मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। इफ ए लिक्विड फ्लोज इन सच ए वे दैट ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड फॉलोज द पाथ प्रोसीडिंग पार्टिकल, देन इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। लिक्विड का इस तरह का फ्लो जिससे कि हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। जिस रास्ते से होकर आगे वाले पार्टिकल लिक्विड के चलकर गए हैं, उसके पीछे वाले पार्टिकल उसी रास्ते को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे चलें। लिक्विड के इस फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये बात क्लियर हो गई बात। If a liquid flows in such a way that each particle of liquid follows the path preceding particle, हर एक पीछे आने वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करते हुए चले, इस तरह के लिक्विड के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। दूसरा होता है मेरे बच्चे टर्बुलेंट फ्लो। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स का फ्लो जिगजैग हो जाए, कैसा हो जाए, जिगजैग। इन दिस फ्लो द मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल बिकम जिगजैग एंड एडी करेंट्स आर डेवलप्ड इन इट। मतलब लिक्विड के पार्टिकल की जो मोशन है क्या बेटा, जिगजैग मोशन हो, टेढ़ी मेढ़ी मोशन हो, ठीक है ना। और चलते हुए जब लिक्विड के चलने की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो लिक्विड के पार्टिकल क्या कर जाते हैं, सर्किल में घूम जाते हैं, और सर्किल में घूमते हुए लिक्विड के पार्टिकल को बोलते हैं हम मेरे बच्चे एडी करंट। क्लियर हो गई बात। इन अ टर्बुलेंट फ्लो द मोशन ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स बिकम जिगजैग एंड एडी करंट्स आर डेवलप्ड इन अ टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर हो गई बात। लिक्विड के पार्टिकल्स का अगर एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो है, स्ट्रेट लाइन में फ्लो है मतलब हर एक पीछे वाला पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को फॉलो करता है। लिक्विड के ऐसे फ्लो को, इस तरह के फ्लो को बोलते हैं मेरे बच्चे स्ट्रीमलाइन फ्लो। और फ्लो होते समय, लिक्विड फ्लो होते समय लिक्विड के पार्टिकल की जो मोशन है जिगजैग हो जाए और लिक्विड के पार्टिकल सर्किल में घूम जाएं, उस केस में क्या बेटा, एडी करंट डेवलप होती है। एडी करंट वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, पानी के जो पार्टिकल हैं सर्किल में जब घूम जाते हैं तो तुमने देखा हो पानी में भंवर पड़ जाता है, भंवर कहते हैं उसको, एडी करंट बोलते हैं उनको। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, एडी करंट डेवलप होती है। जो भंवर पड़ जाते हैं ना, बहुत पानी बहुत ज्यादा तेज फ्लो हो रहा हो तो पानी के पार्टिकल्स गोलाई में घूमने लगते हैं, सर्किल में घूमने लगते हैं, तो गोल गोल सर्किल टाइप का वहां पर एक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। जब लिक्विड के पार्टिकल के फ्लो होने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तब लिक्विड के पार्टिकल्स क्या बेटा, सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, जिस सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। एडी करंट डेवलप हो जाती हैं। लिक्विड के इस फ्लो को बोलते हैं मेरे बच्चे टर्बुलेंट, टेढ़ी मेढ़ी गति। क्लियर है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट पार्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स at which or below which
flow of liquid is streamlined and above which flow of liquid become turbulent. Critical velocity of liquid particles is that particular velocity at which velocity of particle is less than or equal to critical velocity. Then the flow of liquid is streamlined. If the speed of particle is greater than critical velocity, then flow of liquid is turbulent. लिक्विड के फ्लो होने की एक ऐसी निश्चित वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पर या जिससे कम वेलोसिटी पर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन माना जाता है, और अगर वेलोसिटी लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाए? टर्बुलेंट. सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एट विच और बिलो विच, एट विच, क्या बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एट विच और बिलो विच, जिस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर और उस वेलोसिटी पर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है या उससे कम है तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो मेरे बच्चे? स्ट्रीमलाइन फ्लो. और अगर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी उस क्रिटिकल वेलोसिटी में उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाए? टर्बुलेंट. उस लिक्विड की वेलोसिटी को, उस वेलोसिटी लिक्विड की उस वेलोसिटी को बोला जाता है मेरे बच्चे क्रिटिकल वेलोसिटी. तो v यहां पर तो लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी है, vc क्रिटिकल वेलोसिटी. अगर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी इस क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है या इसके बराबर है तो लिक्विड का फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा. और लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट. सो फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन Vc is equal to k eta upon d into r. In this relation, k को बोलते हैं मेरे बच्चे रेनॉल्ड्स नंबर, वेयर k is called रेनॉल्ड्स नंबर. कौन सा नंबर? रेनॉल्ड्स नंबर. लर्न कर लो इसे. r is the radius of ट्यूब. जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है उस ट्यूब की रेडियस है r, और eta is coefficient of viscosity and d is the density of liquid. इन दिस रिलेशन, जरा गौर से देखो ध्यान से, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी एट विच और बिलो विच फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच, जिस वेलोसिटी से लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी अगर ज्यादा हुई तो लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाएगा? टर्बुलेंट. और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे Vc इज इक्वल टू k ईटा अपॉन d इंटू r. के यहां पर रेनॉल्ड्स संख्या है, रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं इसको. ईटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उस लिक्विड की, d डेंसिटी है लिक्विड की, r उस ट्यूब की रेडियस है जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो हो रहा है. इन दिस रिलेशन अगर r यहां पर रेडियस है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लिखते हैं मेरे बच्चे 2000. ये लिखिए. अगर इस फॉर्मूले में r की, जो r देख रहे हैं ना, ये r ट्यूब की रेडियस ली है आपने. मैं दो बात लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना. फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी Vc इज इक्वल टू k ईटा अपॉन डेंसिटी इंटू रेडियस. इन दिस रिलेशन r इज रेडियस, r को हम रेडियस बोल रहे हैं. अगर रेडियस है तो इस फॉर्मूले में k की वैल्यू 2000 पुट करना, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम ये लिखते हैं k ईटा अपॉन डेंसिटी इंटू डायामीटर. इन दिस रिलेशन d अगर हम डायामीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे बच्चे? डायामीटर. उस केस में रेनॉल्ड संख्या की वैल्यू लिखना 1000. k हैज नो यूनिट, k की कोई यूनिट नहीं होती, प्योर नंबर है. क्रिटिकल वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में
अगर आर मेरे बच्चे रेडियस लिखते हैं हम, तो रेनॉल्ड संख्या की वैल्यू आप 2000 लिखना। और अगर इस फॉर्मूले में जैसे रेडियस की जगह पर हम डायामीटर लिखते हैं, तो के की वैल्यू मेरे बच्चे 1000 लिखना। ये बात नोट कर लो आप ठीक से। नोट कर लिया? वेरी गुड, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं आप ये वाला, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लिखा है मैंने। व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर so that the flow of liquid is streamlined and the coefficient of viscosity of water क्वेश्चन में गिवन है 0.001 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड द रेनॉल्ड नंबर के इज 1000, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, तो रेनॉल्ड नंबर मेरे बच्चे के की वैल्यू 1000 लिखना। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर सो दैट द फ्लो ऑफ वाटर इज स्ट्रीमलाइन, द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ईटा ऑफ वाटर इज 0.001 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड द रेनॉल्ड नंबर के इज 1000, टेक्स डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला देखिएगा, द critical velocity of water in a tube of diameter d is given by the relation Vc is equal to k eta upon rho into diameter। यहां पर डेंसिटी को मैंने मेरे बच्चे रो लिख दिया है। क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.001 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 दी है क्योंकि क्वेश्चन में उसने ट्यूब की डायमीटर दी है। यहां पर फॉर्मूले में मैंने डायमीटर लिखा है और उसने क्वेश्चन में लिख करके भी दिया है रेनॉल्ड नंबर का मान 1000, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर हम डायमीटर फॉर्मूले में यूज करते हैं तो रेनॉल्ड संख्या की वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 लिखी जाती है। ये बात जान लेना ध्यान से। अगर क्वेश्चन में गिवन है के की वैल्यू, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 लिखना, और फॉर्मूले में अगर रेडियस आप पुट करते हो तो के की वैल्यू फिर 2000 लिखना। क्लियर है मेरी बात? चले, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, के की वैल्यू ये है, यहां लिख दो। ईटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेंसिटी लिखी है वाटर की और क्वेश्चन में डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लेना। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, के की वैल्यू 1000, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.001 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ और डायमीटर ट्यूब की दिया है 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो डायमीटर हो गया 2 × 10⁻²। ये वैल्यू यहां लिख दो। सॉल्व कर लेंगे बच्चों इसे, जरा गौर से देखो। इस डेसिमल से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, चेक कर लो। इस डेसिमल से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर 10⁻² है, यहां पर 10⁻+3 है, तो 10 की पावर कितनी बची 1, तो नीचे बचेगा कितना 20 और ऊपर बचेगा 1। 1/20, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी जस्ट लेस देन और इक्वल टू 0.05 मीटर पर सेकेंड। इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर अगर वेलोसिटी है या इससे जस्ट कम है तो वाटर का फ्लो कैसा होगा मेरे बच्चे? स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ये बात आप डिक्टेट कर चुके हैं। आप क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को बोलते हैं, अगर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम या उसके बराबर है तो लिक्विड का फ्लो कैसा होगा? स्ट्रीमलाइन। और अगर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो लिक्विड का फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट। और क्वेश्चन में क्या चाहता है कि वाटर का फ्लो स्ट्रीमलाइन हो। ये वाटर जिस ट्यूब में फ्लो हो रहा है उसकी डायमीटर दी है
उस वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू दी है, डेंसिटी दी है वाटर की। तो वाटर की क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने निकाल ली फॉर्मूले से। क्रिटिकल वेलोसिटी निकल के आ रही है कितनी, 0.05 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में ये चाहता है कि क्या बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर फॉर विच फ्लो ऑफ वाटर इज स्ट्रीमलाइन, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो कैसा हो, स्ट्रीमलाइन हो। तो वाटर के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई उस ट्यूब में, 0.05 मीटर पर सेकेंड। इट मींस फ्लो स्पीड ऑफ वाटर इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी 0.05 है, इसका मतलब वाटर के फ्लो होने की वेलोसिटी इसके बराबर हो या इससे जस्ट लेस हो तो वाटर का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है आप सबको, कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक बताएं बच्चों, चलिएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक पॉइंट नोट करें आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें इसे आप। किसी ट्यूब में होकर पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? इफ इस ट्यूब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है ये, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए और इसमें लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी मान लो v है, तो इस ट्यूब में होकर 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, फ्लोइंग पर सेकंड। इसके लिए रिलेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैं पढ़ा चुका हूं। इसके लिए रिलेशन होता है 1 सेकंड में किसी ट्यूब में होकर फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ये बात नोट कर ली जाए, इतने मीटर क्यूब पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी ट्यूब में होकर 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, उसका क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन इंटू उसमें फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी। क्लियर है? यस और नो? ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर? ट्यूब के किसी पॉइंट से होकर निकलने वाले लिक्विड के फ्लो होने वाले लिक्विड के 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जहां से होकर के 1 सेकंड में पास होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम निकालना चाहते हो, उस जगह का, उस पॉइंट का एरिया लो और उस पॉइंट से पास होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी। तो उस पॉइंट से फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम निकल आएगा 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम बराबर होता है जिस जगह पर, जिस पॉइंट से होकर के 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, उस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन और उसी पॉइंट से फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी। ये पॉइंट याद रखना, काम की चीज है बच्चों। ये मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, मतलब ऐसा लिक्विड जो कंप्रेस ना हो, और नॉन विस्कस का मतलब जिसकी विस्कोसिटी 0 हो, ठीक है ना? बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आइडियल कंडीशन है ये, व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड flows in streamline motion through a tube of non-uniform cross section, then the product of the area of cross section and the velocity of flow of liquid is same at every point in the tube. इस पॉइंट को अंडरलाइन करो बच्चों और नोट करो, सिंपल सी बात। जब किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में होकर के कोई लिक्विड स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा हो, ऐसा लिक्विड जो इनकंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल का मतलब ऐसा लिक्विड इसके अंदर फ्लो हो जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, और नॉन विस्कस लिक्विड हो, किसी ऐसे ट्यूब से पास हो
जिसका क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो। इसी पॉइंट से जरा गौर से समझना मेरी बात को। जैसे इस पॉइंट पर, इस जगह पर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है और यहां से फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, और यहां का क्रॉस सेक्शन A2 है और यहां से फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी V2 है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड at all point is same. This equation A1 V1 is equal to A2 V2 is called equation of continuity. फिर से समझो इस बात को। आपने लिखा है when an incompressible and non-viscous liquid flows in a streamline motion through a tube ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है और जिस ट्यूब में होकर कोई इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। इस ट्यूब के हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट का एरिया क्रॉस सेक्शन और उस पॉइंट से फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इस पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट और इस पॉइंट पर एरिया क्रॉस सेक्शन और लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। A1 V1 बराबर होगा A2 V2। इस बात को हम मैथमेटिकली शो करके दिखा रहे हैं। देखो जरा, हमने ये मान लिया कि ये कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है XY। मैंने नाम डाल दिया है, इस वाले एंड का डाला है X और इस वाले एंड का डाला है Y। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट एंड X। इस वाले एंड पर लिक्विड की वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चे, V1 है, और इस एंड Y पर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी है V2। ठीक है ना। A1 एरिया क्रॉस सेक्शन है एट एंड X और A2 इज एरिया क्रॉस सेक्शन एट एंड Y। क्लियर हो गई बात। तो जरा गौर से सुनो, इस एंड X पर एक सेकंड में इसके अंदर एंटर करने वाली लिक्विड का मास उतना ही होगा जितना कि एंड Y से बाहर निकलने वाले लिक्विड का मास होगा। एक सेकंड में इस सिरे पर इस एंड X पर एंटर करने वाले लिक्विड का मास और एक सेकंड में एंड Y से बाहर निकलने वाले लिक्विड का मास क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक सेकंड में जितना लिक्विड का मास यहां पर एंटर करेगा उसी एक सेकंड में उतना ही लिक्विड का मास इस वाले एंड से बाहर निकलेगा। भाई जितना यहां पर लिक्विड का मास एंटर करेगा एक सेकंड में उतना ही मास यहां से बाहर निकलेगा। ये तो बात क्लियर है। यहां पर पाइप पतला है तो सिंपल सी बात है, पतला पाइप है तो एक सेकंड में यहां पर जो लिक्विड फ्लो होगा, लिक्विड जो इसके अंदर एंटर करेगा एक सेकंड में, लिक्विड का जो मास है, जितना मास एक सेकंड में यहां पर एंटर करेगा उतना ही मास यहां से एक सेकंड में लिक्विड का बाहर निकलेगा। डेफिनेट अगर यहां से मास कम निकल रहा होता, यहां से ज्यादा एंटर करता तो बीच में लिक्विड कहां रह गया, क्या पाइप ने रोक लिया लिक्विड? नॉट पॉसिबल। भाई पाइप थोड़ी खा जाएगा, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर बीच अंदर पाइप के अंदर पानी मतलब लिक्विड रुक जाता तो पाइप क्या हो जाता, बस्ट हो जाता। तो पाइप बस्ट नहीं हो रहा, इसका सेंस क्या है कि जितना मास लिक्विड का एक सेकंड में यहां पर एंटर करेगा दूसरे सिरे से उतना ही मास एक सेकंड में लिक्विड का बाहर निकल कर आएगा। ये बात मैंने यहां लिखी है। मास ऑफ लिक्विड एंटर्स एट एंड X इन 1 सेकंड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम एंड Y इन 1 सेकंड। यहां पर एंटर करने वाले लिक्विड का मास एक सेकंड में लिक्विड के फ्लो होने का यहां पर एक सेकंड में कितना वॉल्यूम अंदर एंटर करेगा। पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास का मतलब मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एक सेकंड में इस वाले एंड पर एंटर करने वाले लिक्विड का मास बराबर होता है, मास निकालना है, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो एक सेकंड में यहां पर इस वाले सिरे पर एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना है,
भाई इस एंड पर, इस वाले एंड पर, इस वाले सिरे पर, इस वाले एंड पर 1 सेकंड में जितना लिक्विड का मास यहां से एंटर करेगा, मास उतना ही मास 1 सेकंड में बाहर निकलेगा। तो एंड एक्स पर 1 सेकंड में एंटर करने वाले लिक्विड का मास और वाई से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का मास बराबर होना चाहिए। तो इस वाले एंड पर एंटर करने वाले लिक्विड का मास 1 सेकंड में कितना है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 1 सेकंड में एंड एक्स पर एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम वेलोसिटी इनटू एरिया, ये अभी अभी मैंने नोट करके लिखा था। ये तो हो गया मास, एक क्या हो गया वॉल्यूम, और ये हो गई डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1 सेकंड में एंटर करने वाले लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये 1 सेकंड में एंटर करने वाले लिक्विड का मास निकल आएगा इक्वल टू इस वाले एंड से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का मास निकालना है, तो यहां से 1 सेकंड में बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब क्योंकि लिक्विड तो ट्यूब में सेम है, एक ही है लिक्विड, डेंसिटी तो सेम होगी, तो डी से डी कैंसिल, यहां से डी से डी कैंसिल हो जाएगा। सो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज A इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर पाइप का क्रॉस सेक्शन और उस पॉइंट पर फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर एक पॉइंट पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जहां पर पाइप का एरिया ज्यादा है वहां पर फ्लो होने वाली लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब चौड़े पाइप में लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी कम और पतले पाइप में, नैरो पाइप में वेलोसिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, पाइप पतला है तो उसमें से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पतले पाइप में लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वाइड पाइप में पाइप की रेडियस अगर ज्यादा है तो उसमें से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी। मोर इज द एरिया लेस इज द वेलोसिटी, लेस इज द एरिया more is the velocity, but product of area cross section and velocity of flow of liquid at all points or in a non-uniform cross section tube is always constant. This equation is famous as equation of continuity. इस equation को ही हम equation of continuity कहते हैं। इसीलिए मैंने लाइन लिखी है यहां पर A1 V1 बराबर A2 V2, इट मींस एरिया क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हर जगह पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हेंस लेस इज द एरिया मोर इज द वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। इक्वेशन फर्स्ट इज फेमस एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। एक पॉइंट मैंने फिर से लिख दिया है यहां पर नोट करके, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए ट्यूब is given by the relation V is equal to area cross section into velocity, और ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? यहां से आगे की बात कर रहा हूं राजा बेटा, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, बड़ा काम का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जरा क्वेश्चन को देखें गौर से बच्चों, नोट करो पहले क्वेश्चन को पहले नोट करिए। आप नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। वाटर इमर्जेस फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन और नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एट ए रेट ऑफ 30 लीटर पर मिनट। ये कह रहा है क्वेश्चन को, कोई पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब उसका क्रॉस सेक्शन हर जगह पर समान नहीं है। वाटर इमर्जेस फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एट ए रेट ऑफ 30 लीटर पर मिनट। कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप। क्वेश्चन ये बोला है ये कोई पाइप है और इसके किसी एक एंड से यहां पर वाटर इमर्ज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और यहां से बाहर निकलने वाले वाटर का वॉल्यूम दिया है। यहां से वॉल्यूम क्या होता है, इसका एरिया, और यहां पर वेलोसिटी का प्रोडक्ट। वॉल्यूम यहां पर इससे बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मींस इस वाले एंड पर इसके इस एंड का एरिया और यहां से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है। ये 30 लीटर पर मिनट
30 लीटर, 30 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट लीटर नहीं होती बच्चों, मीटर की होती है। 30 लीटर को मीटर क्यूब बनाएंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर क्यूब बन गया ये, अपॉन पर मिनट 60 सेकंड लिख दो इसे। 30 से 60 को 2 टाइम्स डिवाइड कर दो, 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। ये एक एंड से इमर्ज होने वाले वाटर का वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट ए पॉइंट इन द पाइप वेयर द रेडियस ऑफ द पाइप इज 2 सेंटीमीटर। उस एंड पर वाटर के फ्लो होने की स्पीड पूछी है जिस एंड पर रेडियस पाइप की क्या दी है। जैसे इस एंड पर पाइप की रेडियस दी है, इसको मैं a डैश कह दूं πr², और इसकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिक्विड के फ्लो होने की, वाटर के फ्लो होने की वेलोसिटी मैंने v डैश मान ली है। तो a डैश v डैश बराबर होगा a इंटू वी, और a इंटू वी की टोटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर एक रिलेशन लगाना पड़ेगा, a डैश v डैश बराबर a इंटू वी, a इंटू वी। ये वाली तो वैल्यू टोटल गिवन है, ये रही, और a डैश की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा मैं, रेडियस लिख देंगे यहां पर, पाई की वैल्यू लिख देंगे, a डैश की वैल्यू निकल आएगी। तो v डैश बराबर होगा a इंटू वी अपॉन a डैश, और a डैश की जगह पर क्या लिखेंगे, πr²। जरा गौर से देख लो, a इंटू वी अपॉन πr²। a इंटू वी की वैल्यू डायरेक्ट यहां से लिख दे, पाई की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना लेना, 2 इंटू 10⁻² का मल्टीप्लाई करके यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है ना। तो यहां पर वाटर की वेलोसिटी निकल आएगी क्वेश्चन में। क्लियर हो गया क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, नोट कर लें आप, क्वेश्चन को नोट कर लिया। एक एंड से बाहर निकलने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V1 दिया है, A1 V1, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड 30 लीटर पर मिनट, लेकिन लीटर को मीटर क्यूब बनाना पड़ेगा आपको। तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो। पर मिनट है, मिनट को सेकंड बनाना है, तो यहां पर 60 सेकंड, ठीक है ना। 30/60 मीन्स 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। क्लियर है। एक एंड पर लिक्विड के फ्लो होने का वॉल्यूम दे रखा है, 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम, V1 की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये पूछा है उस एंड पर किस एंड पर, जहां पर पाइप की रेडियस कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं, वहां पर पानी की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है। R2 क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, मीटर बना लिया, तो A2 निकल आएगा πr², पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू R2², R2 की वैल्यू ये है, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो यहां हो गया 4 इंटू 10⁻⁴, और 4 का मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.56 और 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। A2 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 बराबर A2 V2। V2 की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, V2 बराबर क्या हो जाएगा यहां से, A1 V1 अपॉन A2। क्लियर, A1 V1 अपॉन A2, और A1 V1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रही कितनी, 0.5 इंटू 10⁻³ और A2 की वैल्यू आपने निकाली है, ये रही, इसकी वैल्यू यहां लिख दो। इस वैल्यू को सॉल्व कर लें आप, सॉल्व कर लेंगे, देखो 10⁻³ 10⁻⁴, तो 10⁻⁻1 बचेगा नीचे, -1 को ऊपर ले जाओ, +1 हो जाएगा, तो ये डेसिमल हटा देना, 5 को डिवाइड कर देना 12.56, 5 को 12.56 से डिवाइड करोगे मेरे बच्चे, 5 को 12.5 से डिवाइड करोगे ना, तो 0.4 आएगा मेरे बच्चे, नियर अबाउट 0.4 मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर है।
एक छोटा सा क्वेश्चन और नोट किया जाए बच्चों, बहुत छोटा सा और सिंपल सा, जरूरत से ज्यादा सिंपल है। वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। What would be the diameter of its nozzle if the water is to comes out at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्वेश्चन में देखो जरा मेरे बच्चे, एक एंड की रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, वहां पर लिक्विड के फ्लो होने की वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जिस एंड पर, जहां पर लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, वहां उस नोजल की क्या पूछिए आपसे, डायामीटर पूछिए। व्हाट शुड बी द डायामीटर। डायामीटर निकालने के लिए पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी आपको। देखो कैसी, ये तो क्वेश्चन में गिवन है R1 1 सेंटीमीटर, और ये क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना, 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो मीटर बन गया। V1 क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू कितनी दी है, V2 की वैल्यू दे रखी है उसने 10 मीटर पर सेकेंड, और R2 की वैल्यू पहले निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो, A1 V1 बराबर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 की जगह पर लिख सकता हूं मेरे बच्चे पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू A2 की जगह पर पाई R2 स्क्वायर इंटू V2, पाई से पाई कैंसिल। क्लियर है ये बात, यहां तक ये बात क्लियर है। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया मेरे बच्चे। R2 की वैल्यू निकालनी है तो R2 स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर V1 अपॉन V2, तो V1 अपॉन V2 इंटू R1 स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू आ गई, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लो, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा बच्चों। तो R2 की बराबर वैल्यू आ गई, इसको रूट से बाहर ले लो R1, और इस पर रूट चढ़ा देंगे रूट V1 बाई V2। क्लियर, यहां तक क्लियर है मेरे बच्चे। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, R1 की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2, ये लिखी हुई है देखो, ये रही R1 की ये वाली वैल्यू इस जगह पर लिख दो, तो यहां पर लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख दी, रूट V1 अपॉन V2। V1 की वैल्यू कितनी है 2, इस जगह पर लिखेंगे 2, ये रहा, अपॉन V2 की वैल्यू 10 लिख दो यहां पर, तो ये रहा, ठीक है ना। रूट 2/5 हो गया, 10 की पावर -2 रूट 2/5। क्लियर है। तो हमें तो डायामीटर चाहिए था, D2 बराबर होता है, डायामीटर बराबर होता है रेडियस का डबल 2 इंटू, अरे डायामीटर रेडियस का डबल कर दो ना मेरे बच्चे, तो रेडियस तो ये आ गई, ये वाली रेडियस आ गई, तो डायामीटर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2 इंटू 10⁻2 रूट 1/5। यहां तक क्लियर है। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना, इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें, सिंपल वैल्यू है, ठीक है मेरे बच्चे। भाई 5 का रूट ले लो, 5 का रूट 2.225 नियर अबाउट, 2 को 2.225 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0894, 10 की पावर -2 डायमीटर आ गई उसकी, SI सिस्टम में मीटर। क्लियर है ये बात। क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन नोट कर लिया मेरे बच्चे, नोट कर लो आप ठीक से, सभी ने नोट कर लिया, राजा बेटा नोट कर लिया ना सबने, वेरी गुड। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखें बच्चों, बड़ा काम का टॉपिक है ये, बर्नौलीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। बहुत काम का टॉपिक है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट करें, और इस टॉपिक पर क्वेश्चन अक्सर कर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बर्नौलीज थ्योरम नोट करिए आप इसे, नाम है बर्नौली साइंटिस्ट का। When an incompressible and non-viscous liquid flows in a streamlined motion from one place to the another place, then total energy at all points of liquid remain constant. When ये कोई पाइप है और किसी पाइप में होकर के कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पाइप में,
तो इस पाइप के हर एक पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर लें, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड, कोई सा भी पॉइंट लें, तो किसी पाइप में होकर के अगर कोई इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में चल रहा हो, कौन सी मोशन हो उसकी, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, तो इस पाइप के हर एक पॉइंट पर इस लिक्विड की टोटल एनर्जी कौन कौन सी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट ऑल पॉइंट थ्रू दिस पाइप रिमेन कांस्टेंट। ये थ्योरम है किसकी मेरे बच्चे, बर्नौली थ्योरम है। नोट करो आप इस पॉइंट को। व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन from one place to the another place, then total energy at all points, then total energy at all points, then total energy at all points remain conserve, remain constant। टोटल एनर्जी लिक्विड की कौन कौन सी हो सकती है, प्रेशर एनर्जी, कौन सी, प्रेशर एनर्जी प्लस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस लिक्विड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। अगर किसी पाइप में होकर कोई नॉन विस्कस लिक्विड, इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड स्ट्रीमलाइन मोशन में फ्लो हो रहा हो, तो इस पाइप के हर एक पॉइंट से होकर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, उस लिक्विड की हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी, जैसे इस वाले पॉइंट पर लिक्विड की प्रेशर एनर्जी, इसी जगह पर लिक्विड की काइनेटिक और इसी जगह पर लिक्विड की पोटेंशियल, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जितनी यहां पर प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतनी ही इस पॉइंट पर भी प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब इस पाइप के हर एक पॉइंट से होकर पास होने वाले लिक्विड की टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही लिखा है मेरे बच्चे, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी को लिखा जाता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम से, काइनेटिक एनर्जी को, प्रेशर एनर्जी को लिखा जाता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है एम जी एच। प्रेशर एनर्जी ये रही, काइनेटिक एनर्जी ये रही और पोटेंशियल एनर्जी ये रही, और इन सभी एनर्जी का सम क्या रहता है, उस पाइप के हर एक पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट है किसका, बर्नौली का, ठीक है ना। दिस इज द टोटल प्रेशर एनर्जी, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इन तीनों एनर्जी का सम हर जगह पर हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी। इस इक्वेशन को अगर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं हम, जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, इस वाली इक्वेशन को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो ये तो टोटल एनर्जी है, ये कौन सी, सॉरी टोटल एनर्जी नहीं, ये तो टोटल प्रेशर एनर्जी है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या है, कंजर्व है। अगर हम इस इक्वेशन को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो P इंटू वी अपॉन वॉल्यूम प्लस इसको हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम प्लस एम जी एच अपॉन वॉल्यूम, सभी को डिवाइड किया है ना, तब भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा गौर से देखो,
इस V से भी कट गया तो ये तो आ जाएगा P, दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस यहां पर इस V से V कैंसिल नहीं होगा, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, तो यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी, 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी और इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस इसको मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गई dgh इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है? ये भी बर्नौली स्टेटमेंट है मेरे बच्चे, ये रहा, ये लिखा है इक्वेशन नंबर 2 से लिखा है मैंने, ये लिखा है दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इन सभी का सम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखो, इस इक्वेशन सेकंड को हम d इंटू जी से डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो, देख लिया, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई d इंटू जी, इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को मैं d इंटू जी से डिवाइड कर दूं, तो dg से डिवाइड करो तो ये क्या आ जाएगा, p अपॉन dg, प्लस इसको dg से डिवाइड करोगे तो d तो कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको dg से डिवाइड करोगे तो प्लस h इक्वल टू कांस्टेंट। तो जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, इस p अपॉन dg इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। नोट कर लो आप इस लाइन को, काम की चीज है बच्चों, ये भी बर्नौली थ्योरम है भाई। इस इक्वेशन को अगर हम d इंटू जी से डिवाइड कर देंगे, इसको dg से डिवाइड करेंगे तो p अपॉन dg, और इसको dg से डिवाइड करेंगे तो d इंटू जी यहां लिखेंगे तो d से d कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको dg से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा, h इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको बोला जाता है प्रेशर हेड, और इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड, और इस हाइट को बोला जाता है ग्रेविटी हेड। प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटी हेड इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी थर्ड फॉर्म है बर्नौली थ्योरम। दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बर्नौली थ्योरम। क्लियर? चलें आगे। यहां पर P अपॉन डी जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, V स्क्वायर अपॉन 2g, नोट कर लें आप इसको, इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, और H को बोला जाता है मेरे बच्चे, इस H को बोला जाता है इसको क्या, ग्रेविटेशनल हेड। एक्चुअल में ये ग्रेविटी हेड बोलते हैं या ग्रेविटेशनल हेड, हाइट है। वेलोसिटी हेड ये भी लिक्विड कॉलम का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस है। प्रेशर हेड ये भी हाइट का डिफरेंस है, लिक्विड कॉलम की हाइट का। अब इनको कैसे शो करते हैं ये सब समझ लें आप। हेंस इन स्ट्रीमलाइन मोशन of an ideal liquid, the sum of pressure head, velocity head and gravitational head at any point is always constant. For example, जैसे आपने देखा हो, आपने एक म्यूनिसिपैलिटी वाले टैंक देखे होंगे, म्यूनिसिपैलिटी वाले टैंक देखे हैं ना, म्यूनिसिपैलिटी तो समझते हैं ना भाई, जो नगर निगम वाले जो पाइप लाइन में जो नल आते हैं ना, नलों में जो म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम वाले जो पानी की सप्लाई देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी वाले पानी के टैंक बने होते हैं, तुमने देखा होगा पानी की टंकी बनी हुई है, ठीक है ना, पानी की जैसे कहते हैं ना, उस जगह पर चले जाना, वहां पानी की टंकी है, पानी की टंकी के पास चले जाना। तो पानी की टंकी टैंक देखे हो तुमने, जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो नगर निगम वाले जो पानी की सप्लाई देते हैं, वो वाटर टैंक जो बनाए जाते हैं वो जमीन से ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं, ग्राउंड से वो ज्यादा हाइट पर बनाए जाते हैं। ये वाटर टैंक है। ये मेरे बच्चे म्यूनिसिपैलिटी वाले जो वाटर टैंक देखे हो, ये वाटर टैंक है ये वाला, जिससे हमारे घरों के लिए पानी की सप्लाई आती है। ये वाटर टैंक ये ग्राउंड लेवल है, हमारी धरती अर्थ, यहां पर ये अर्थ है, अर्थ से
जैसे पार्क वगैरह में देखे हो तो टंकी जो होती है ना ग्राउंड से कुछ हाइट पर होती है, इस हाइट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। कौन सा? ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं। और तुमने देखा हो इस टैंक से यहां से पाइप चलता है और इसके साइड से मैंने पतले पाइप ट्यूब लगा दिया मैंने पानी की। यहां पर एक ट्यूब यहां पर फिट की है मैंने, इससे कुछ दूरी पर एक जिसको आप मैनोमीटर बोलते हैं, जो प्रेशर नापने के लिए यूज करते हैं आप। ये टैंक है, इसमें टैंक में पानी भरा हुआ है यहां तक, जरा गौर से देखना, जरा ध्यान से। जब यहां से पानी फ्लो होगा इधर इस पाइप में जाएगा तो यहां पर पानी का जो लेवल है, जरा गौर से देखना, इस वाले पाइप में यहां तक है और यहां पर पानी का लेवल यहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक है। और इसमें साइड से जो पाइप लगा हुआ है, जिसमें जब इसमें पानी फ्लो होगा तो यहां पर पानी का जो लेवल होगा इस लेवल से कुछ कम होगा। एक्चुअल में इस पानी के लेवल की जो हाइट होती है, ये वाला अंतर यहां से यहां तक, इस वाटर लेवल और इस पाइप में वाटर लेवल का जो डिफरेंस है, ये लिक्विड के फ्लो होने के कारण ये ऊंचाई का अंतर आता है। इस वजह से इस हाइट के डिफरेंस को, इस वाले पाइप में वाटर लेवल और इस टैंक में वाटर लेवल की ऊंचाई का जो अंतर है लिक्विड के फ्लो होने के कारण है, इसलिए इस वाली हाइट को बोला जाता है वेलोसिटी हेड। कौन सा? वेलोसिटी हेड। और इस वाले, जरा गौर से देखना मेरे बच्चे, इस वाले पाइप और इस पाइप में ऊंचाई का जो अंतर होता है, ये वाला हाइट का अंतर जो होता है, इस वाला ये जो अंतर होता है, इस हाइट को बोलते हैं प्रेशर हेड। कौन सा? प्रेशर हेड। नोट कर लेना इसे। और इस वाली ऊंचाई को, जो ग्राउंड से इस टैंक की जो हाइट होती है, इस हाइट को बोला जाता है ग्रेविटेशनल हेड। तो जरा गौर से देखो, ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड विल रिमेन कांस्टेंट। और जैसे लिक्विड और आगे फ्लो होगा तो इस वाले टैंक में पानी का लेवल और कम हो जाएगा इस वाले लेवल से। तो इस वाली हाइट और इस पानी की लेवल की हाइट के अंतर को, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन हेड। जरा गौर से देखना, फ्रिक्शन हेड। इसका मतलब पानी और आगे फ्लो होगा और आगे जब जाएगा यहां पर जो पाइप बनाएंगे आप यहां पर, तो यहां पर फ्रिक्शन हेड बढ़ता जाएगा तो पानी का लेवल और कम होता जाएगा। तो ये वाली ऊंचाई का जो अंतर है, इस वाली ऊंचाई का अंतर और बढ़ता जाएगा। और आगे चलेंगे तो पानी का लेवल और कम हो जाएगा। और आगे चले यहां पर पानी फ्लो होते हुए यहां से और आगे चले, और यहां पर एक पाइप लगा दिया, आपने देखा कि यहां तक इसमें पानी केवल यहां तक है, लेवल यहां पर है, और इसमें पानी का लेवल यहां पर है। तो इस वाले लेवल और इस लेवल का जो अंतर है, यहां से यहां तक पानी यहां तक रह गया, और इससे आगे चले तो इस पाइप में पानी ही नहीं होगा। इसका मतलब ये वाटर लेवल का जो फॉल हो रहा है वो किसके कारण? लिक्विड के फ्लो होने की वजह से। क्योंकि लिक्विड में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। कोई भी लिक्विड नॉन विस्कस नहीं होता। तो लिक्विड की विस्कोसिटी के कारण क्या बेटा, ये वाटर लेवल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इस वाटर लेवल, इस पाइप में वाटर लेवल और इस पाइप में वाटर लेवल कम हो गया, और आगे चलेंगे तो ये लेवल और इससे ये वाला लेवल और बढ़ गया और पानी का लेवल नीचे आ गया। इसका मतलब ये हाइट का जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है लिक्विड के फ्लो होने के कारण, क्योंकि लिक्विड कैसा है? विस्कस लिक्विड है, न कि नॉन विस्कस लिक्विड। इसलिए इस ऊंचाई के डिफरेंस को बोला जाता है फ्रिक्शन है। क्लियर है? म्यूनिसिपैलिटी वाले जो वाटर टैंक होते हैं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस टैंक के पास में, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ये ग्राउंड लेवल है, अर्थ है, और इस टैंक की हाइट यहां से यहां पर है। समझना मेरी बात को। इस टैंक के पास में जो बिल्डिंगें होती हैं, ये वाली बिल्डिंगें, जैसे कोई मल्टी स्टोरी यहां पर है, जैसे आपका घर है, यहां पर ये टॉप फ्लोर है, ऊपर वाला, उसके नीचे वाला फ्लोर ये रहा, उससे नीचे वाला फ्लोर ये रहा, उससे नीचे वाला फ्लोर ये रहा। और इस वाटर टैंक का जो पानी है वो यहां तक तो चल रहा है ना,
जा रहा है। तो यहां से पानी की जो सप्लाई आपके घर में यहां देनी है, तो यहां से एक पाइप लेकर के आएंगे ग्राउंड पर, यहां पर लेके आएंगे ग्राउंड पर, और ग्राउंड से ही पानी का कनेक्शन, पाइपों का कनेक्शन आपके घर में यहां देंगे, यहां पर देंगे कनेक्शन, यहां पर देंगे पानी का कनेक्शन, यहां पर देंगे, यहां भी देंगे पानी का कनेक्शन, यहां भी देंगे कनेक्शन। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी वाले जो टैंक हैं ग्राउंड लेवल से ज्यादा हाइट पर है, और उस टैंक से कुछ दूरी पर आपका घर है, बिल्डिंग है, और आप उस मल्टी स्टोरी में रहते हैं ऊपर। यहां पर आपको पानी का फ्लो, मतलब पानी, नल से पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां तक पानी है तो यहां तक मिलेगा। और एक व्यक्ति यहां पर है जो इस टैंक से बहुत ज्यादा दूरी पर है, यहां पर कोई मल्टी स्टोरी यहां पर बनी हुई है, यहां पर बनी है बहुत ज्यादा दूरी पर, पानी का टैंक ये रहा, और टैंक से पता चला 3 किलोमीटर की दूरी पर मेरी मल्टी स्टोरी है। लेकिन इस मल्टी स्टोरी की जो हाइट है, जरा गौर से देखो, इस मल्टी स्टोरी की हाइट के बराबर है, लेकिन जो व्यक्ति यहां पर रह रहे हैं टैंक के पास में, इसके टॉप फ्लोर पर इस पानी से, इस टैंक से पहुंचने वाला यहां पानी पहुंच रहा है, लेकिन इस टैंक से जो ज्यादा दूरी पर है, लेकिन जो व्यक्ति यहां ग्राउंड फ्लोर पर है, और यहां से अगर इस पाइप से कनेक्शन अगर हमने यहां भी दे भी दिया पानी का, तो क्या इस टैंक से चलने वाला पानी इस ग्राउंड लेवल पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये फ्रिक्शन हेड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जब पानी का लेवल नीचे आता चला जाएगा, यहां तक जब इस पाइप में पानी ही नहीं होगा, तो इस वाले व्यक्ति को पानी यहां पर नहीं मिलेगा। मैं कहना यह चाहता हूं, टैंक के पास में मल्टी स्टोरी के टॉप फ्लोर पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको पानी की सप्लाई आसानी से मिलती है, जबकि टैंक से, वाटर टैंक से ज्यादा दूरी पर है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर है। टैंक तो ऊपर है, ज्यादा हाइट पर है, और हम यहां रह रहे हैं, और यहां से जो पाइपलाइन आ रही है पानी की, और दूर, ज्यादा दूरी पर जब पानी पहुंचेगा, तो पानी के अंदर क्या होगी? विस्कोसिटी। तो फ्रिक्शन होने की वजह से पानी का फ्लो यहां पर चल करके क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो। तो यहां तक पानी पाइप में पहुंचेगा ही नहीं। किसके कारण? फ्रिक्शन हेड के कारण। जब पानी यहां पहुंचेगा ही नहीं, और यहां से आपने नल की सप्लाई यहां पर कनेक्शन यहां दे दिया, तो जब इस पाइप में यहां पर पानी ही नहीं है, तो यहां पर पानी पहुंचेगा कैसे? तो इसका मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं व्यक्ति, उनको पानी आसानी से नहीं मिल रहा उनको पानी, जबकि टैंक के पास में जो टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, उनको पानी बहुत आसानी से मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसके कारण ऐसा होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन हेड के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन हेड के कारण। तो ये बात, ये फिगर बना लें आप। ये म्यूनिसिपैलिटी वाला टैंक है, ये ग्राउंड फ्लोर, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से टैंक जो बनाए जाते हैं कुछ हाइट पर बनाए जाते हैं। तो ये वाली हाइट जो होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। और इस टैंक में पानी का लेवल यहां तक है, और इसके साइड से जो ट्यूब है उसमें पानी का लेवल यहां तक है। तो इस टैंक और इस ट्यूब में लेवल में अंतर आ रहा है, ये डिफरेंस है वाटर के फ्लो होने के कारण। ये हाइट का जो अंतर है लिक्विड के फ्लो होने के कारण है, ये डिफरेंस हाइट का लिक्विड के फ्लो होने की वजह से है, इसी वजह से इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। और आगे चलिए आप, ये लेवल और कम होता जाएगा लिक्विड के फ्लो होने के कारण। तो इन पाइपों में ऊंचाइयों का जो अंतर ये बढ़ता जाएगा, किसकी वजह से? डिस्टेंस बढ़ने के कारण। उस हाइट के डिफरेंस को बोलते हैं फ्रिक्शन हेड। जब इस टैंक और इस टैंक की ऊंचाई का अंतर, भाई इसमें वाटर लेवल यहां पे, यहां पर वाटर लेवल यहां है, तो इस वाली हाइट और इस वाली हाइट का जो अंतर है वो तो वेलोसिटी हेड है। क्लियर है? और इस वाले ट्यूब और इस वाले ट्यूब की पानी का जो हाइट का जो अंतर है, ये वाला, इस वाली हाइट के अंतर को बोलते हैं प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं इसे? प्रेशर हेड। और ग्राउंड लेवल से टैंक की जो हाइट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। सो ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यही लिखा है। इफ लिक्विड फ्लोज हॉरिजॉन्टली, ये तो बात क्लियर हो गई होगी। अरे भाई, ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से यहां तक की ऊंचाई का जो ऊंचाई है, हाइट है ग्राउंड से, इस टैंक में पानी का जो लेवल है, उस हाइट को बोला जाता है टोटल हेड। तो टोटल हेड बराबर होगा ग्रेविटेशनल हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ लिक्विड फ्लोज हॉरिजॉन्टली, दैट इज H इज कांस्टेंट।
अगर किसी पाइप में लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब H कांस्टेंट हो गया। इफ लिक्विड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली, इसका मतलब कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसा पाइप है ये? कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है। हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब समझते हो ना, मतलब ग्राउंड लेवल से ये वाली हाइट और ये वाली हाइट सेम है। ये वाली हाइट h है और ये वाली भी हाइट h है। इफ लिक्विड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली दैट इज h इज सेम, और h जब सेम होगा d इंटू जी कॉन्स्टेंट है, तो d इंटू जी इंटू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन p प्लस हाफ डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों। अगर किसी पाइप में लिक्विड हॉरिजॉन्टली फ्लो हो रहा हो तो H कांस्टेंट होगा, H कांस्टेंट होगा तो D इंटू जी कांस्टेंट, तो क्या बचा आपके पास P प्लस हाफ डी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस P प्लस हाफ डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम, और जहां पर वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर। जरा गौर से देखो, P1 यहां पर प्रेशर है और यहां पर फ्लो होने की स्पीड V1 है, और यहां पर प्रेशर P2 है, यहां पर लिक्विड के फ्लो होने की स्पीड V2 है। सो P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर। इसका मतलब जिस जगह पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा। नैरो पाइप में वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, और वाइड पाइप में वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, लेकिन P प्लस हाफ डीवी स्क्वायर हर जगह पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ये बर्नौली थ्योरम है मेरे बच्चे, यही बात मैंने लिखी है यहां पर। इफ लिक्विड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली दैट इज H इक्वल टू कांस्टेंट देन DGH इक्वल टू कांस्टेंट, तो रिलेशन आ गया P प्लस 1/2 dV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस P1 प्लस हाफ dV1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ dV2 स्क्वायर। Hence if a liquid flowing horizontally then at those point where its velocity is more its pressure will be less, and at those point where its velocity is less then its pressure will be more। जहां पर V ज्यादा होगा वहां P कम होगा, और जहां पर V कम होगा वहां पर P ज्यादा होगा। मोर इज द वेलोसिटी लेस इज द प्रेशर एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा भाव कहो, मोर इज द वेलोसिटी लेस इज द प्रेशर, इसका उल्टा बोलो लेस इज द वेलोसिटी मोर इज द प्रेशर। जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? जहां वेलोसिटी लेस है तो वहां पर प्रेशर मोर होगा, मींस जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं मेरे बच्चे? इस वीडियो को ठीक से देखें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे मेरे बच्चों प्रूफ ऑफ बर्नौली थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन। प्रूफ बर्नौली थ्योरम का और इसकी एप्लीकेशन तभी समझ आएंगे आपको जब आपको बर्नौली स्टेटमेंट और इसकी सारी फॉर्म देखी जाए। इसकी 3 फॉर्म बताई थी मैंने, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सभी का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डीजी से डिवाइड किया तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटी हेड इक्वल टू कांस्टेंट। इफ लिक्विड फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली इन हॉरिजॉन्टल पाइप देन H इक्वल टू कांस्टेंट, इट मींस DGH इक्वल टू कांस्टेंट। तो उस केस में बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होगी कैसे? P प्लस 1/2 dV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम होगा, जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बच्चों उसमें बर्नौली थ्योरम का डेरिवेशन कराएंगे, हम प्रूफ बताएंगे उसका, और बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 1-2 बार देखें जरूर।